सन 1760 में एक वुल्फ के जैसा बीस्ट, जिसे बीस्ट ऑफ गिवाउदान कहते हैं, ने 100 से ज़्यादा लोगों को बहुत ही निर्दयता से मार दिया। और आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर वो बीस्ट था क्या। सन 1764 से 1767 के बीच एक शैतान फ्रांस के गेवावदान के पहाड़ियों पर लोगों का पीछा करता था और फिर उनकी गर्दन को उनके धड़ से अलग कर देता। 3 सालों तक इस शैतान ने साउदर्न फ्रेंच रीजन में रह रहे लोगों को अपना शिकार बनाया। वो मेनली यंग गर्ल्स का शिकार करता था। देश के कोने कोने से हंटर्स इस बीस्ट को पकड़ने आए, लेकिन सब नाकामयाब हुए और धीरे धीरे 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपने लगे और गेवावदान का ये बीस्ट फ्रांस के बॉर्डर के बाहर भी फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं फ्रांस के इस मिस्टीरियस बीस्ट के बारे में, जिसने 3 साल तक लोगों को दहशत में रखा। गेवावदान साउदर्न फ्रांस के एक सेंटर में था, जो कि आज लोजोर का पार्ट है। गेवावदान बाकी शहरों से काफ़ी आइसोलेटेड था और ये घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। सन 1764 में एक लड़की अपने जानवर चरा रही थी, तभी उस पर किसी डरावने जानवर ने हमला कर दिया, लेकिन वो बचकर भाग गई और उसने बताया कि वो एक वुल्फ की तरह था, पर वुल्फ नहीं था। 2 महीने बाद 30 जून को एक 14 साल की लड़की, जिसका नाम जेने बॉलेट था, वो अपनी फैमिली के अनाज की निगरानी कर रही थी, तभी उस पर इस बीस्ट ने हमला कर उसे मार दिया। फिर 8 अगस्त को एक और लड़की पर हमला हुआ और मरने से पहले उसने बोला कि वो एक हॉरिबल बीस्ट है, और उसके बाद से अटैक्स का सिलसिला तेज हो गया। इन सभी विक्टिम्स को केवल खाने के लिए नहीं मारा गया था, बल्कि ऐसा लगता था कि अटैकर उन्हें दर्द देना चाहता था। वो विक्टिम्स का सिर और बाकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काट कर फेंक देता। कभी कभी तो विक्टिम का सर बॉडी से 100 गज दूर पाया जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेवावदान के इस बीस्ट को वुल्फ की तरह डिस्क्राइब किया जाता था, लेकिन गेवावदान के लोग वुल्फ से काफ़ी फेमिलियर थे। वो जंगलों के बीच रहते थे, इसलिए उन्हें इन जानवरों से निपटना भी आता था। बच्चे भी लकड़ी से इन वुल्फ को भगा दिया करते थे, लेकिन ये बीस्ट अलग था। इसके बाल लाल कलर के थे, जिसके बैक पर काले कलर की धारियाँ थी और पूंछ काफ़ी लंबी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल कलर की थी और वो इंसानों की तरह अपने पिछली टांगों पर भी चल सकता था, और ये बीस्ट काफ़ी तेज दौड़ सकता था। कुछ लोग ये कहने लगे कि ये बीस्ट हाइना हो सकता है, जो कि अफ्रीका से आया होगा, क्योंकि हाइना काफ़ी चालाक होते हैं और वुल्फ से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हाइनास इतने ठंडे मौसम में जिंदा नहीं रह सकते। इस बीस्ट के ज़्यादातर विक्टिम्स अनपढ़ बच्चे होते थे, जो कि किंग और कोर्ट से ज़्यादा दूर रहते थे। और धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को फील्ड में भेजना बंद कर दिया, रात में बाहर जाना बंद कर दिया और अपने घरों की खिड़कियों पर बार्स लगवाने शुरू कर दिए। गिवावदान के बिशप ने कहा कि भगवान ने इस बीस्ट को इंसानों को सबक सिखाने के लिए भेजा है, और साथ ही एक लेटर भी लिखा कि यंग गर्ल्स और वुमेन्स जो धर्म से दूर रहती हैं, उन्हें भगवान ये सज़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से गिवावदान के लोग काफ़ी डर गए और उनका यकीन चुड़ैलों और वरवुल्फ में ज़्यादा हो गया। खैर, बीस्ट के पहले अटैक के कुछ महीनों बाद ड्रैगून्स का कैप्टन दुहामल अपने साथियों के साथ इस बीस्ट को पकड़ने निकला। उसने गांव वालों की मदद से बीस्ट को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन बीस्ट तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन वो उत्तर की तरफ भाग गया। चूँकि बीस्ट केवल लड़कियों पर अटैक करता था, इसलिए दुहामल और उसके साथी लड़कियों के कपड़े पहनकर उसे पकड़ने जाते थे, और लगभग 30,000 आदमियों की दुहामल की टीम थी। लेकिन फिर भी बीस्ट पकड़ में नहीं आया, और जब 7 महीने तक कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो दुहामल और उसके साथी वापस चले गए। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुए 7 इयर्स वॉर में फ्रांस काफ़ी रीजन्स हार गया था, और फ्रांस का राजा लुई 15 लोगों के बीच काफ़ी अनपॉपुलर हो गया। फ्रांस के वीकली न्यूज़पेपर ला गजेट डी फ्रांस ने गिवावदान के इस बीस्ट की स्टोरी पब्लिश की, और इस स्टोरी में लोग इंटरेस्ट लेने लगे। लोगों की उत्सुकता इस बीस्ट के बारे में बढ़ती गई, और ला गजेट डी फ्रांस ने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स और बीस्ट की ड्राइंग अपने पेपर में पब्लिश की, और फ्रांस के बाहर भी लोग इस स्टोरी को पढ़ने लग गए। ब्रिटेन से लेकर बोस्टन तक लोग फ्रांस के राजा लुई 15 का मजाक बनाने लगे और उसे असक्षम राजा मानने लगे, जो अपने लोगों को एक जानवर से भी नहीं बचा पा रहा था। और जब ये बात लुई 15 के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की। जैकेस पोर्टेपैक्स नाम का एक बच्चा 6 और बच्चों के साथ जंगलों में लकड़ियां लेने गया था।
तभी इस बीच बीस्ट ने हमला कर दिया और एक बच्चे को अपने साथ ले गया। लेकिन भागने की बजाय वो बाकी बच्चों के साथ गया और बीस्ट के दांत से उस बच्चे को बचा लाया। तब लुई 15 ने उसको उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया। फिर लुई 15 ने बीस्ट के सर पर 10,000 पाउंड का इनाम रखा, जो कि उस समय का सबसे बड़ा इनाम था। जो भी बीस्ट को मार कर लाता उसे ये इनाम मिलता और पूरे देश से हंटर्स इनाम पाने के लिए इस बीस्ट की तलाश में निकल गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तब लुई 15 ने अपने करीबी दोस्त फ्रैंकोइस एंटोने को इस काम के लिए भेजा। 1765 के गर्मी के महीने में फ्रैंकोइस ने बीस्ट को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन बीस्ट वहां से भाग गया और 20 साल की मारी जेने वॉलेट और उसकी बहन पर हमला कर दिया, जो कि उस टाइम पुल पार कर रही थी। मारी जेने ने काफ़ी बहादुरी दिखाई और बीस्ट की चेस्ट पर भाला घुसा दिया, लेकिन फिर भी बीस्ट वहां से भाग गया और फ्रैंकोइस काफ़ी चिंतित होने लग गया, क्योंकि उसके लिए खाली हाथ जाना कोई भी ऑप्शन नहीं था। सर्दियां आने से पहले सितंबर में फ्रैंकोइस अपने साथियों के साथ एबे डे चेजेस गया और वहां पर एक ग्रे वुल्फ को उसने मार दिया। मारी जेने और उसकी बहन ने भी ये बात कबूली कि ये वही बीस्ट है जिसने उन पर हमला किया था और सब फ्रैंकोइस एंटोने को हीरो मानने लगे, जिसने गिवाउदान के बीस्ट को मार डाला। पर क्या सच में वो वही बीस्ट था? वो वुल्फ बड़ा था, लेकिन ऑटोप्सी के दौरान उसके पेट में कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं पाए गए और वो वुल्फ पिछले हमलों की जगह से काफ़ी दूर था। इन सवालों के जवाब ना होने पर भी चेजस के उस वुल्फ को लोग गिवाउदान का बीस्ट बुलाने लग गए और उसे किंग के पास भेज दिया गया। हालांकि फ्रैंकोइस को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अगले कुछ हफ्तों तक गिवाउदान में ही रुका। लेकिन जब कोई भी अटैक नहीं हुए तो वो वापस चला गया। उसके जाने के कुछ हफ्ते बाद दिसंबर 1765 में एक और लड़की मरी हुई पाई गई, लेकिन लुई 15 के लिए ये केस अब क्लोज हो चुका था, क्योंकि उसने उसी समय अपने इकलौते बेटे को खोया था और गिवाउदान का ये बीस्ट उसकी प्रायोरिटी में कहीं पर भी नहीं था। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी इस बीस्ट के बारे में छपना बंद हो गया और धीरे धीरे गिवाउदान के लोगों पर हमला और तेज़ हो गया। तब एक यंग फार्मर जीन चेस्टर ने बीस्ट को मारने का प्लान बनाया। 19 जून 1767 को बीस्ट ने एक और हमला किया और जीन और कई आदमी उसके पीछे गए और जब जीन के सामने वो बीस्ट आया तो उसने उसे गोली मार दी। उसके बाद और कोई हमला गिवाउदान में नहीं हुआ। उसके बाद बीस्ट को एक अनजान जगह पर दफना दिया गया, जिससे कि कोई भी डॉक्टर साइंटिस्ट इस बीस्ट की स्टडी ना कर पाए। हालांकि किंग ने कभी भी जीन चेस्टर को बीस्ट को मारने का क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन गांव वाले चेस्टर को ही अपना हीरो मानते हैं। आज तक किसी को ये नहीं पता है कि 1760 में फ्रांस का ये फेमस बीस्ट आखिर था क्या। कुछ लोगों का मानना है कि एक यूरेशियन वुल्फ था या फिर वुल्फ का एक झुंड था, क्योंकि 17 से 19 सेंचुरी के बीच फ्रांस में कई वुल्फ अटैक हुए थे, लेकिन विटनेसेस वुल्फ का डिस्क्रिप्शन नहीं देते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो शेर या फिर हाइना रहा होगा, क्योंकि फ्रांस के ज़्यादातर लोगों ने इन जानवरों को नहीं देखा था। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो बीस्ट पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर इंसान था, जो कि वुल्फ की आड़ में यंग वुमेन्स और बच्चों को मारने वाला एक सीरियल किलर था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।